नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनता के दरबार में जिलाधिकारी में 51 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे। डीएम ने त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। बिहार में बीपीएससी 70वां परीक्षा दोबारा होने को लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जाप के जिलाध्यक्ष ने रेल चक्का जाम कर सरकार के विरुद्ध की नारेबाजी। डीएम के निर्देश पर कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई चिन्हित महत्वपूर्ण स्थानों पर की अलाव की व्यवस्था। डीएम ने शीतलहर एडवाइजरी की जारी। खजौली किसान भवन में बीएओ ने कृषि समन्वयक, एटीएम, बीटीएम व किसान सलाहकारों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर हुई वार्ता। मधुबनी समाहरणालय के आपदा शाखा कार्यालय में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन की अध्यक्षता में इंटर एजेंसी समन्वय बैठक हुई आयोजित। बिहार दस्तावेज नवीस संघ के आह्वान पर जयनगर अवर निबंधन कार्यालय के अधीन कार्यरत दस्तावेज नवीसों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताते हुए किया काम। राजनगर के नरकटिया गुमटी के समीप जयनगर मुंबई जा रही पवन एक्सप्रेस के पहिए में अचानक लगी आग, हुआ अफरा तफरी का माहौल। मधवापुर थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की के अपहरण होने मामले को लेकर अपहृता के पिता ने 4 लोगों पर कराई प्राथमिकी दर्ज। मिथिला रत्न विकास पुरुष ललित बाबू के पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। मधुबनी राजद जिला कार्यालय में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की मनाई गई जयंती समारोह। मधुबनी शहर के सत्यकाम फाउंडेशन में लूट खसोट के आरोप को लेकर निर्देशक वैद्यनाथ कुमार साफी ने तोड़ी चुप्पी। प्रेस वार्ता कर बताया सारे आरोप में निराधार। और बेनीपट्टी नगर पंचायत में संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती समारोह का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। शुक्रवार को मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला भर से 51 परिवादी अपनी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे, जहां डीएम ने सभी की शिकायतों को सुनकर उसका निष्पादन किया। वहीं कई शिकायतों को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार 3 जनवरी को कुल 51 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ जिलाधिकारी से मिले। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर
जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार, अपर समाहर्ता शैलेश कुमार उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हाल ही में लिए गए बिहार में बीपीएससी 70वीं परीक्षा में हुए अनियमितता के बाद पूरे राज्य में आक्रोश गहराने लगा है। गौरतलब हो कि परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में छात्र डटे हुए हैं। इस दौरान उनके ऊपर काफी ज्यादती की जा रही है, लाठीचार्ज तक की बातें सामने आ रही है। बहरहाल इस मामले को लेकर मधुबनी में जाप के अध्यक्ष ने रेलवे चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। बीपीएससी 70वां बिहार में फिर से परीक्षा हो, जिसको लेकर शुक्रवार को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जाप के जिला अध्यक्ष तारीश भारती के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ता के साथ रेल चक्का जाम कर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। इस दौरान जिलाध्यक्ष तारीश भारती ने बताया, पटना में बीपीएससी 70वां परीक्षा फिर से ले, इसके लिए छात्रों के द्वारा मांग किया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा उन सभी छात्रों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं उनके साथ वर्तमान सरकार गलत कर रही है। बताया कि छात्रों के समर्थन में रेल चक्का जाम किया गया। सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही बिहार में पुनः परीक्षा ले। रेल चक्का जाम में पूर्व प्रदेश सचिव उमेश यादव, पूर्व किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष उमेश कुमार यादव, मुनिंद्र पासवान, अनिल कुमार यादव, इंद्र नारायण यादव, मुकेश झा के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। जबकि वस्तु स्थिति को देखरेख करने को लेकर नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार अपने पुलिस बल के साथ मधुबनी रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। चेयरमैन मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, बीपीएससी 70वीं एग्जाम लेना होगा, बीपीएससी एग्जाम लेना होगा, बीपीएससी 70वीं में वो व्हाइट जैकेट हटो ना यार, हटे ना मोबाइल भाई हटाना, ऊपर से हटाना, पूछे। अभी मधुबनी रेलवे स्टेशन परिसर पर है, रेलवे चक्का जाम किए हुए हैं, किस कारण से? जिस तरह से 70वीं बीपीएससी परीक्षा में सरकार के शिक्षा माफियाओं के द्वारा जिस तरह से धांधली किया गया है, पूरे बिहार के छात्र आज पप्पू यादव जी के साथ सड़कों पे शांतिपूर्ण आंदोलन का आह्वान किया गया है। और आज इसी क्रम में हम लोग मधुबनी रेलवे चक्का जाम करने के लिए सारे पूर्व पार्टी के अध्यक्ष और बीपीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। आयोग को हम लोगों ने बार बार चेताया शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से कि आप री एग्जाम लीजिए। पूरे बिहार में धांधली किया गया है। एक शिक्षक माफिया के द्वारा, एक संस्था के द्वारा जिस तरह से परीक्षा के पूर्व में सेट से 27 क्वेश्चन एक सेट से मिल रहा है, और कई प्रकार के हम लोगों ने जिस तरह से बापू परीक्षा भवन में जिस तरह से धांधली किया गया, वो पूरे सीसीटीवी और न्यूज के माध्यम से पूरे बिहार में देखा गया है। आप इस पे री एग्जाम कराने के लिए हम लोगों ने कई बार बीपीएससी आयोग गए, लेकिन उस पर नहीं माना है। इसलिए एक सूचना दे रहे हैं कि आप री एग्जाम के लिए परीक्षा का किया जाए। नीतीश कुमार कर दे रहे हैं। बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है 70 में, उसमें जो धांधली हुई और सरकार जो है इस धांधली को मान नहीं रहा है, इसी के विरुद्ध में हम लोग बीपीएससी छात्र के समर्थन में रेल चक्का जाम कर रहे हैं। अभी हम लोग मधुबनी स्टेशन पर हैं, और कौन ऐसा एग्जाम बिहार में है जिसमें धांधली नहीं हो रहा है? तो सरकार इसको क्यों नहीं देख रही है? जो पढ़ता है बच्चा वो बोवा रहा है, और हम पैसे वाले हैं तो मेरा बेटा बीपीएससी कंप्लीट कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। उसी चीज को जगाने के लिए कोई भी परीक्षा हो, अच्छा से परीक्षा हो, सही ढंग से परीक्षा हो। इसीलिए हम लोग बीपीएससी छात्र के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना भी एग्जाम लेते हैं, सही जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको एग्जाम में नौकरी होनी चाहिए, अन्यथा बीपीएससी को रद्द करें और पुनः परीक्षा ले। इसी के समर्थन में हम लोग आज मधुबनी में चक्का जाम कर रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जिले में अचानक पड़ी कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में
जिला प्रशासन द्वारा जिले के महत्वपूर्ण स्थलों पर अलाव की व्यवस्था करवाई गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने शीतलहर एडवाइजरी भी जारी की है। आइए हम आपको बताते हैं कि शीतलहर के दौरान क्या करें और क्या ना करें। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी किया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने लोगों से अपील की है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का जरूर पालन करें। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर हम अपने व अपने को शीतलहर से बचाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एडवाइजरी का पालन कर इंसान, पेड़ पौधे और फसलों के साथ साथ पक्षी और पालतू जानवरों को भी शीतलहर से बचाव किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण का भी निर्देश दिया गया है। एडवाइजरी जारी किया गया जिसमें बताया गया कि शीत घात से पहले स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के लिए रेडियो, टीवी, समाचार पत्र जैसे सभी मीडिया प्रकाशन का ध्यान रखें ताकि यह पता चल सके कि आगामी दिनों में शीतलहर की संभावना है या नहीं। सर्दियों के लिए पर्याप्त कपड़ों का स्टॉक करें। कपड़ों की कई परतें अधिक सहायक होती है। आपातकालीन आपूर्ति जैसे भोजन, पानी, ईंधन, बैटरी, चार्जर, आपातकालीन प्रकाश और साधारण दवाइयां तैयार रखें। घर में ठंडी हवा के प्रवेश रोकने हेतु दरवाजों तथा खिड़कियों को ठीक से बंद रखें। फ्लू, नाक बहना, भारी नाक या नाकबंद जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना आमतौर पर ठंड में लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती है। इस तरह के लक्षणों से बचाव हेतु आवश्यक सावधानी बरतें तथा स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों या डॉक्टर से परामर्श करें। शीतघात के दौरान मौसम की जानकारी तथा आपातकालीन प्रक्रिया की जानकारी का बारीकी से पालन करें एवं शासकीय एजेंसियों की सलाह के अनुसार कार्य करें। जितना हो सके घर के अंदर रहें और ठंडी हवा, बारिश, बर्फ के संपर्क को रोकने के लिए कम यात्रा करें। एक परत वाले कपड़े की जगह ढीली फिटिंग वाले परतदार हल्के कपड़े, हवारोधी सूती का बाहरी आवरण तथा गर्म ऊनी भीतरी कपड़े पहने। तंग कपड़े खून के बहाव को रोकते हैं, इनसे बचें। खुद को सूखा रखें। शरीर की गर्माहट बनाए रखने हेतु अपने सिर, गर्दन, हाथ और पैर की उंगलियों को पर्याप्त रूप से ढकें। गिले कपड़े तुरंत बदलें। बिना उंगली वाले दस्ताने का प्रयोग करें। ये दस्ताने उंगलियों की गर्माहट बचाए रखने में मदद करते हैं। अपने फेफड़ों को बचाने के लिए मुंह तथा नाक ढक कर रखें। शरीर की गर्मी बचाए रखने के लिए टोपी, हैट, मफलर तथा आवरण युक्त एवं जल रोधी जूतों का प्रयोग करें। सिर को ढकें क्योंकि सिर के ऊपरी सतह से शरीर की गर्मी की हानि होती है। स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें। पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। गर्म तरल पदार्थ नियमित रूप से पिए। इससे ठंड से लड़ने के लिए शरीर की गर्मी बनी रहेगी। तेल, पेट्रोलियम जेली या बॉडी क्रीम से नियमित रूप से अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करें। बुजुर्ग लोगों, नवजात शिशुओं तथा बच्चों का ध्यान रखें एवं ऐसे पड़ोसी जो अकेले रहते हैं, विशेषकर बुजुर्ग लोगों का हालचाल पूछते रहें। आवश्यकता अनुसार जरूरी सामग्री का भंडारण करें। जरूरी मात्रा में पानी भी रखें। पाइप में पानी जम सकता है। ऊर्जा बचाएं। आवश्यकता अनुसार रूम हीटर का उपयोग कमरे के अंदर ही करें। रूम हीटर के प्रयोग के दौरान पर्याप्त हवा निकासी का प्रबंध रखें। कमरों को गर्म करने के लिए कोयले का प्रयोग न करें। अगर कोयले तथा लकड़ी को जलाना आवश्यक है तो उचित चिमनी का प्रयोग करें। बंद कमरों में कोयले को जलाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस पैदा करती है जो किसी की जान भी ले सकती है। गैर औद्योगिक भवनों में गर्मी के बचाव हेतु गाइडलाइन अनुसार रोधन का उपयोग करें। ज्यादा समय तक ठंड के संपर्क में न रहें। शीत में क्षतिग्रस्त हिस्सों की मालिश न करें, यह त्वचा को और नुकसान पहुंचा सकता है। अचेतावस्था में किसी को कोई तरल पदार्थ न दें। शीतलहर के संपर्क में आने पर शीत से प्रभावित अंगों के लक्षणों जैसे कि नंबनेस, संवेदन शून्यता, सफेद अथवा पीले पड़े हाथ, पैर एवं उंगलियां, कान की लौ तथा नाक की ऊपरी सतह का ध्यान रखें। शीतलहर के अत्यधिक प्रभाव से त्वचा पीली, सख्त एवं संवेदन शून्य तथा लाल फफोले पड़ सकते हैं। यह एक गंभीर स्थिति होती है जिसे गैंग्रीन भी कहा जाता है। यह अपरिवर्तनीय होती है। अतः शीतलहर के पहले लक्षण पर ही चिकित्सक की सलाह ले। तब तक अंगों को तत्काल गर्म करने का प्रयास करें। ज्यादा गर्मी से इन अंगों के जलने की संभावना होती है। शीत से प्रभावित अंगों को गुनगुने पानी से इलाज करें। इसका तापमान इतना रखें कि यह शरीर के अन्य हिस्से के लिए आरामदायक हो। कपकपी को नजरअंदाज न करें। यह शरीर से गर्मी के ह्रास का पहला संकेत है कि तत्काल गर्मी प्राप्त करने के लिए भवन के अंदर चले जाएं। प्रभावित व्यक्ति को गर्म स्थान पर ले जाएं तथा उनके गीले तथा ठंडे कपड़ों को बदलें। प्रभावित व्यक्ति को त्वचा से त्वचा मिलाकर कंबल, कपड़ों, तौलियों तथा चद्दरों की परतों द्वारा गर्म करें। उसको हीटर अथवा आग के आसपास रखें।
उसको गर्म पेय पदार्थ दे जिससे शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद मिले। शीतलहर के प्रभाव से हाइपोथर्मिया हो सकता है। शरीर में गर्मी के ह्रास से कपकपी, बोलने में दिक्कत, अनिद्रा, मांसपेशियों में अकड़न। खजौली प्रखंड के ई किसान भवन के सभागार में प्रखंड कृषि पदाधिकारी राज बिहारी ने कृषि समन्वयक, एटीएम, बीटीएम एवं किसान सलाहकारों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने जहां अपने कर्मियों को अनुज्ञप्तिधारी उर्वरक दुकानों पर खास नजर रखने का निर्देश दिया, वहीं कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक वार्ता की गई। खजौली के ई किसान भवन के सभागार में शुक्रवार को बीएओ राज बिहारी ने कृषि समन्वयक, एटीएम, बीटीएम एवं किसान सलाहकारों के साथ समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का बिंदुवार समीक्षा की। कर्मियों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसमें रबी मौसम में किसानों को उर्वरक की किल्लत न हो, इसके लिए अनुज्ञप्तिधारी उर्वरक विक्रेताओं पर नजर रखने, किसानों को उचित मूल्य एवं समय पर उर्वरक उपलब्ध हो, इसका विशेष ख्याल रखने को कहा। वहीं विभागीय ऐप के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। मौके पर कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह, जयप्रकाश साह, जयनाथ ज्योति, किसान सलाहकार केडी सिंह, शैलेंद्र कुमार, शुभेंदु शेखर सिंह, अरविंद कुमार सिंह, केदारनाथ मिश्र, रंजीत कुमार, एटीएम रोजी कुमारी, एटीएम प्रीति कुमारी सहित सभी कर्मी व पदाधिकारी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के आपदा शाखा कार्यालय में आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में इंटर एजेंसी समन्वय की बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मौके पर मुख्य रूप से मधुबनी के आम जनता को शीतलहर के प्रकोप से बचाने व उसके बारे में बताने को लेकर जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया गया। अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन की अध्यक्षता में इंटर एजेंसी समन्वय बैठक समाहरणालय स्थित आपदा शाखा कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित हुई। बैठक में शीतलहर से सुरक्षा हेतु व्यापक जन जागरूकता का निर्णय लिया गया। इस संबंध में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था, कंबल वितरण, अगलगी से बचाव हेतु जन जागरूकता, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समिति का गठन एवं नियमित बैठक, शीतलहर एवं अगलगी से बचाव हेतु मुखिया को आपदा प्रबंधन शाखा से सीधा पत्राचार, सामाजिक सुरक्षा कोषांग से बाल संरक्षण समितियों के गठन हेतु मुखिया को पत्र निर्गत करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जन जागरूकता हेतु लीफलेट का वितरण और सोशल मीडिया के उपयोग के साथ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को सशक्त करना जैसे कई बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की गई। अपर समाहर्ता ने निर्देश दिया कि इंटर एजेंसी ग्रुप अपने नेटवर्क के माध्यम से शीतलहर, अग्नि सुरक्षा और भूकंप सुरक्षा को लेकर जागरूकता करे। यह भी निर्णय लिया गया कि 15 जनवरी से भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाने हेतु सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और मुखिया को पत्र निर्गत किया जाए। बैठक में उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन सह उप निदेशक जनसंपर्क परिमल कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा आशीष अमन, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी रजनीश कुमार, एसडीएफएसओ अग्निशमन विभाग श्याम कुमार सिंह, जीपीएसबीएस यूनिसेफ ने अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की और अपने सुझाव दिए। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग एवं जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के कर्मी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार दस्तावेज नवीस संघ के आह्वान पर जयनगर के अवर निबंधन कार्यालय में दर्जनों दस्तावेज नवीस कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने विरोध जताते हुए अपना काम किया। बिहार सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ बिहार दस्तावेज नवीस संघ के आह्वान पर शुक्रवार को जयनगर अवर निबंधन कार्यालय के अधीन कार्यरत दस्तावेज नवीसों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताते हुए काम किया। संघ के अध्यक्ष राम नारायण यादव, सचिव विपिन कुमार लालदास, उपाध्यक्ष मोहम्मद जकाउल्लाह उर्फ लाल बाबू समेत करीब 4 दर्जन दस्तावेज नवीसों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। दस्तावेज नवीस ने बताया कि सरकार द्वारा वर्तमान में जो भी फैसला लिया जा रहा है वो एक नहीं बल्कि कई परिवारों को सड़क पर लाना चाह रही है। सरकार द्वारा निबंधन कार्यालय को पेपरलेस व्यवस्था के खिलाफ हजारों दस्तावेज नवीस बेरोजगार हो जाएंगे, जबकि सरकार हर हाथ को काम देना चाहती है। एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात करती है और दूसरी ओर रोजगार छीनना चाह रही है। सरकार की इस व्यवस्था से सैकड़ों दस्तावेज नवीस एवं उन पर आश्रित लोगों को
बेरोजगारी की ओर ढकेलना चाह रही है। सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। गौरतलब हो कि जयनगर अवर निबंधन कार्यालय के अंतर्गत जयनगर, बासोपट्टी, हरलाखी एवं लदनिया प्रखंड की जमीन का निबंधन होता है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के नरकटिया गुमटी के समीप उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब मुंबई जयनगर जा रही पवन एक्सप्रेस में आग लगने की खबर मिली। यात्री अपना अपना सामान लेकर ट्रेन से कूद पड़े। हालांकि इस मामले को लेकर जैसे ही सूचना आग लगने की पहुंची, ट्रेन को रोका गया। ट्रेन के पहिए में आग लगी थी, जिसे अग्निशमन विभाग और रेलवे के गार्ड और कर्मियों की तत्परता से बुझाया गया। यह एक बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन बहरहाल किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। राजनगर के नरकटिया गुमटी के समीप जयनगर से मुंबई जा रही पवन एक्सप्रेस में आग लगने की खबर सुनते यात्री सामान ले कूद पड़े, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत रही कि समय रहते रेलकर्मी को सूचना मिली और अग्निशमन फायर यंत्र द्वारा आग पर काबू पाया गया। वहीं रेलकर्मियों व गार्ड को जैसे ही सूचना मिली, रेल को खड़ी कर अग्नि फायर यंत्र से बोगी के पहिए में लगी आग को समय रहते काबू पा लिया गया। रेल विभागीय कर्मी गार्ड ने बताया कि रेल पहिया जाम हो जाने से इस तरह की घटना होती है। बहरहाल कोई हताहत या जान माल की क्षति नहीं हुई है। कर्मी ने बताया, रेल अपने निर्धारित समय 20 मिनट बाद रनिंग वे से चली। वहीं इसकी सूचना रेल कंट्रोल समस्तीपुर मुजफ्फरपुर को दे दी गई। गाड़ी पंचर ने विजय भाई गाड़ी में गाड़ी पंचर ने गाड़ी में आग लग गेल छलै, तै दुआरे गाड़ी के रोकल गेल छै। एखन देखियो पूरा आदमी सब जे छै से अपन जान बचावे के प्रयास में लागल छथि और आग पर एना काबू पायल गेलै है। कर्मचारी सब ये पवन एक्सप्रेस है भैया, पवन एक्सप्रेस में आग लगी थी। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधवापुर थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नीयत से लड़की को भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत लड़की के पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराते हुए 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनकी पुत्री की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन यह 4 लोग दिल्ली से आए और उनकी बेटी को अपने साथ लेकर चले गए। थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की को भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। उसकी शादी तय हो चुकी थी। भगाने वाले आरोपियों में एक दंपत्ति, उसका एक बेटा और एक सहयोगी के नाम शामिल है। इस मामले को लेकर लड़की के पिता ने मधवापुर पुलिस को आवेदन देकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इस कांड में एक महिला समेत 4 लोगों को नामजद कराया है। आरोप है कि वे लोग दिल्ली से आकर उनकी बेटी का अपहरण किया है। मधवापुर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर के अस्थायी निवासी सभी आरोपी हैं। मोहम्मद हामिद, उसके पिता मोहम्मद आलम, उसकी मां मुन्नी खातून और सहयोगी मोहम्मद नाजिर के खिलाफ FIR दर्ज की जाने की जानकारी थाना अध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने दी। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। मिथिला रत्न विकास पुरुष ललित बाबू के पुण्यतिथि पर मधुबनी कांग्रेस जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र ने की, जहां उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला कांग्रेस कार्यालय मधुबनी में जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र की अध्यक्षता में मिथिला रत्न ललित बाबू के पुण्यतिथि पर उनके तैलचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बिहार को राष्ट्रीय मुख्यधारा के समकक्ष लाने के लिए सदा कटिबद्ध रहे। उन्होंने अपनी कर्मभूमि मिथिलांचल की राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए पूरी तन्मयता से प्रयास किया। विदेश व्यापार मंत्री के रूप में उन्होंने बाढ़ नियंत्रण एवं कोशी योजना में पश्चिमी नहर के निर्माण के लिए नेपाल भारत समझौता कराया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मिथिलांचल के विकास की कड़ी में ही ललित बाबू ने लखनऊ से असम तक लेटरल रोड की मंजूरी कराई थी, जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा होते हुए फारबिसगंज तक की दूरी के लिए स्वीकृत हुई थी।
रेल मंत्री के रूप में मिथिलांचल के पिछड़े क्षेत्रों में झंझारपुर लौकहा रेल लाइन भपटियाही से फारबिसगंज रेल लाइन जैसी 36 रेल योजनाओं के सर्वेक्षण की स्वीकृति उनकी कार्य क्षमता, दूरदर्शिता तथा विकासशीलता के ज्वलंत उदाहरण है। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के राष्ट्रीय जनता दल जिला कार्यालय में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नारी शिक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण की गई। राष्ट्रीय जनता दल जिला कार्यालय मधुबनी में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले की 194वीं जयंती पार्टी के जिला अध्यक्ष सह पूर्व विधायक रामाशीष यादव की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर सावित्रीबाई फूले के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर रामाशीष यादव ने कहा कि सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक तथा मराठी कवयित्री थी एवं भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। वे अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए। 1852 ईस्वी में बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय की स्थापना की। वे जब स्कूल पढ़ाने जाती थी तो विरोधी उन्हें पत्थर मारते थे, उनके ऊपर गंदगी फेंकते थे। वे एक साड़ी अपने थैले में लेकर विद्यालय जाती थी तथा वहां साड़ी बदलकर बच्चों को पढ़ाती थी। उनके जयंती के अवसर पर सावित्रीबाई फूले के चित्र पर माल्यार्पण राजद के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव, किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अजीतनाथ यादव, जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सावित्रीबाई फूले के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते 23 दिसंबर को मधुबनी शहर के माल गोदाम रोड स्थित सत्यकाम फाउंडेशन के बाहर महिलाओं व लाभुकों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया था। लाभुकों के द्वारा तकरीबन 15 करोड़ के राशि ठग लेने का आरोप लगाया गया था। उनका कहना था कि जमा किस्त राशि लेकर सभी कर्मी चंपत हो चुके हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर आखिरकार निर्देशक बी कुमार साफी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि उनके ही फाउंडेशन के कुछ कर्मियों के द्वारा साजिश रची गई और इस साजिश के तहत लोगों को भड़काया गया। उन्होंने बताया है कि तय समय सीमा के अनुसार सभी को उनकी किस्त लौटा दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अनुमंडल के सीजीएम कार्यालय में 26 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी शहर के मालगोदाम स्थित सत्यकाम फाउंडेशन में बीते दिन 23 दिसंबर को जमा किस्त की राशि को लेकर महिलाओं और लाभुकों के द्वारा हंगामा और अपने पैसे की वापसी को लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस पहुंची और प्रदर्शनकारी को समझाया गया। उसके बाद अपना पक्ष रखते हुए निर्देशक बी कुमार ने अपने सभा कक्ष में प्रेस वार्ता कर कहा कि उनकी यह संस्था शहर में लगभग 5 वर्षों से हर एक गांव कस्बे में जाकर महिला को स्वरोजगार, महिलाओं का घरेलू उद्योगों से संबंधित कार्य का प्रशिक्षण देकर महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक विकास एवं रूरल डेवलपमेंट के लिए पंचायत स्तर पर काम करते आ रही है। बीते 23 दिसंबर को उनके संस्थान में पूर्व में काम कर रहे कर्मियों के द्वारा संस्थान को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जहां हर पंचायत की महिलाओं को झूठी बातों से कान भरकर संस्था को कमजोर एवं तोड़ने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस के सहयोगी और कर्मी द्वारा 1 वर्ष से संस्थान से लूट खसोट कर अपना नया संस्थान खोलकर साजिश रचते हुए संस्थान के कर्मियों को प्रलोभन देकर अपने संस्थान ले गया। उन्होंने 15 करोड़ के आरोप को बेबुनियाद बताया है और कहा कि यह संस्था विलंब ही सही लेकिन हर लोगों का मियाद पूरा हो जाने के बाद रकम लौटाने की क्षमता रखती है। कंपनी के संस्थापक वैद्यनाथ कुमार साफी ने पूर्व में कार्य कर रहे 26 लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट न्यायालय एवं सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कोर्ट में मामला दर्ज किया है। इस संदर्भ में नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दोषी व्यक्ति पर जांचोपरांत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी तो जहां तक हमारे ऊपर 15 करोड़ की आरोप है, इसके आलोक में सीनियर लोगों ने लीगल नोटिस देने के बाद कोई जवाब नहीं दिया तो मैं जूनियर स्तर लोगों को नोटिस करना शुरू कर दिया। ये तमाम दस्तावेज स्टेट में हुआ करता था, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये तमाम दस्तावेज को सिक्योर करो। हमने कहा कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये तमाम दस्तावेज आप मुझे दे दो ताकि जो पीड़ित लोग हैं, महिलाएं लोग हैं,
जब वाकई में ईमानदारी से अपना एक एक रुपया बचा करके बचत किया, उसके साथ न्याय हो सके। मैं आज भी उसके साथ न्याय करना चाहता हूं। थाना पर 20 तारीख को थाना अध्यक्ष ने महोदय ने उन लोगों को भी अल्टीमेट किया है कि 20 तारीख तक ये सारा दस्तावेज पहुंचाओ, और जितने भी पीड़ित लोग हैं, आप मीडिया भाइयों के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप लोग शांति बनाकर रखें। आप लोगों का पैसा सेफ है। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 1 महीना का जगह 1.5 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, लेकिन आप सभी लोगों के साथ न्याय होगा। आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बेईमानी नहीं होगी। इसमें जो भी सीनियर्स या जूनियर्स लोग इसमें बेईमानी किया है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ छलावा किया है या आपके साथ छलावा किया है, वो सब कोई बख्शा नहीं जाएगा। सब पे न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। क्या आपका परिचय हुआ सर? क्या आपका परिचय हुआ? मेरा नाम बैद्यनाथ कुमार सिंह। कंपनी का काम क्या है और कंपनी में फंडिंग कहां से आता है? हाँ, पहले मैं परिचय दे दूं। मेरा नाम बैद्यनाथ कुमार साफी है। मैं इसी मधुबनी से संबंध रखता हूं और इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर डायरेक्टर हूं। CMD पद पर पदस्थ हूं मैं। जहां तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। हम लोगों का उद्देश्य है कि महिलाओं को छोटे छोटे रोजगार से जोड़ना और रोजगार के क्षेत्र में लोगों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देना, जैसे सिलाई कटाई हुआ, कुक्कुट फार्म का पालन हो गया, इसके बाद अगरबत्ती प्लांट के लिए हो गया, मशरूम उत्पादन के लिए हो गया, सैनिटरी पैड का उत्पादन करने के लिए। यानी कि एक जनपद एक कार्य अभियान हमारा उद्देश्य है कि हम हर महिलाओं को जागरूक करके रोजगार से सृजित करें। इस क्षेत्र में लगभग हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ का सपोर्टिव फंड भी लगभग किया है हर जगह में, ताकि महिलाएं जागरूक हो सके, आगे बढ़ सके। अभी तक कितने आदमी को आप लोग रोजगार दिए थे? इसके लगभग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक जो एम्प्लॉयमेंट की संख्या थी, मैं पूरे हिंदुस्तान लेवल पे लगभग 5-6 राज्यों में कार्यरत होता था, तो लगभग हमारे पास 700 से एवं एम्प्लॉयमेंट हमारे पास था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 17 में संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला शिक्षा को लेकर उनके योगदान को याद करते हुए उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 17 में राजेंद्र साफी, प्रखंड संरक्षक, संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान उन्हीं के आवासीय परिसर में देश की प्रथम महिला शिक्षिका, नारी शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फूले की 194वीं जन्म जयंती समारोह के अवसर पर भारत के इतिहास में बहुजनवादी महिलाओं के योगदान को अविस्मरणीय बताते हुए आयोजन किया गया। इस दौरान नारी शिक्षा सशक्तिकरण विषय संगोष्ठी का आयोजन प्रोफेसर इश्तियाक अहमद की अध्यक्षता में व संचालन अजीत पासवान की अध्यक्षता में की गई। उपस्थित लोगों ने सावित्रीबाई फूले के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर अजीत पासवान पूर्व मुखिया ने कहा कि सावित्रीबाई फूले अपने पति के साथ सहयोग से देश में सबसे पहले बाल हत्या प्रतिबंधक गृह तथा निराश्रित असहाय महिलाओं के लिए अनाथालय आश्रम खोला। 1852 में महिला मंडल का गठन कर भारतीय महिला आंदोलन का प्रथम नेतृत्व किया और उस मंडल ने बाल विवाह, विधवा स्त्रियों पर किए जा रहे जुल्मों सितम के खिलाफ स्त्रियों को तथा अन्य समाज को लामबंद कर सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आधारित एक प्यारा सा गीत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मैं खुद लिखा हूँ, पुराने अंदाज में। साउंड प्ले रेडी स्टार्ट। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जन स्वराज पार्टी मधुबनी के जिला मुख्य प्रवक्ता ने 5 सूत्री मांगों के लिए अपील किया है। एक तरफ जहां उन्होंने बीपीएससी 17वीं परीक्षा दोबारा लेने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 18 से 35 वर्ष के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की भी अपील की है।
जन स्वराज पार्टी मधुबनी के जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार झा ने मधुबनी जिलावासी से 5 मांगों के साथ दूसरे दिन जन स्वराज के सूत्रधार और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे गांधीवादी सिद्धांतों पर जारी आमरण अनशन में शामिल होकर भ्रष्टाचार, लाठी तंत्र और पदाधिकारी के जंगल राज को समाप्त करने में योगदान देने की अपील की है। इन 5 मांगों में 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और पुनर्परीक्षा करवाने, 2015 में 7 निश्चय के तहत किए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता देने, पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी करने, लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने व बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू किए जाने की मांग है। और रोजगार और भ्रष्टाचार के हम मधुबनी जिला के जन स्वराज के जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार झा मधुबनी जिला के तमाम जन स्वराज के जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और जिला के सभी कार्यकारिणी के सदस्य, जन स्वराज के मधुबनी जिला के सभी प्रखंड के कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य और सभी ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी कार्यकारिणी सदस्य बने हैं, पदाधिकारी बने हैं, सबको, साथ ही सभी जन स्वराजी और मधुबनी जिलावासी से अनुरोध, विनती, आग्रह, निवेदन कर रहा हूं कि सभी कोई आकर के ये पटना में जो प्रशांत किशोर जी 2 दिन से आमरण पर बैठे हैं गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे, उनका सिद्धांत गांधीवादी है और उन्होंने गांधी के सिद्धांत पे चंपारण से 2 वर्षों से पदयात्रा कर रहे हैं और उनका उद्देश्य है कि बिहार को बदलाव शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसा छोड़ करके इसको बढ़ावा के लिए अग्रणी राज्य में बनाना, जिसके लिए भ्रष्टाचार और बच्चों की रोजगार उनकी मुख्य मांग है और अच्छी शिक्षा। जिस शिक्षा और रोजगार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में हुए धांधली पर विद्यार्थियों के समर्थन में उन्होंने बैठे हैं। मैं आपसे उनकी 5 शर्त है जिसके लिए वो बैठे हुए हैं। 5 शर्त में पहला शर्त है 70वीं बीपीएससी परीक्षा की अनियमितता की जांच हो और उसके पुनर्परीक्षा हो। और दूसरी मांग है उनका जो 2015 में जो 7 निश्चय योजना था उसमें 15 से 35 वर्ष के बच्चों को प्रति वर्ष जो है बेरोजगारी भत्ता मिले। तीसरी मांग है जो सभी परीक्षा में आज तक जो भी जांच हुई है, क्या कार्रवाई की गई 10 वर्षों में, उसका श्वेत पत्र जारी हो। चौथी मांग है जो यहाँ के लोगों को लाठी तंत्र में जो बदल दिया है, बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, उस लाठी तंत्र में बदलने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। 5वीं जो बिहार के जो है 2/3 बच्चों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए नीति बनाई जाए कि यहीं के बच्चों को रोजगार हो। ये 5 मांग के लिए वो बैठे हैं जिससे बिहार अग्रणी राज्य में प्रवेश करेगा। इस उद्देश्य के लिए आप सभी से अनुरोध है कि गांधी मैदान में पहुंच करके अपनी उपस्थिति दे करके बिहार की नई दिशा दें, बेरोजगारों को रास्ता दें और छात्रों को जीवन के लिए अच्छी दें, भ्रष्टाचार को उन्मूलन करें और तानाशाही, भ्रष्टाचार तंत्र, लाठी तंत्र को समाप्त करके एक नई दिशा दें। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के द्वारा बेतहासा होल्डिंग टैक्स वृद्धि का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। एक एक कर आम लोग अब इसके लिए सड़क पर उतरने लगे हैं। इसी कड़ी में मधुबनी समाहरणालय के समक्ष भारतीय चेतना पार्टी के द्वारा नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए टैक्स वृद्धि समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। भारतीय चेतना पार्टी के तत्वाधान में जिला समाहरणालय के समक्ष विभिन्न 10 सूत्री मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष विनोद प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में धरना दिया गया। उन्होंने बताया कि नगर निगम मधुबनी में बेतहासा होल्डिंग टैक्स की वृद्धि की गई है, उसे वापस लिया जाए। चीनी मिल लोहट राम सकरी चालू किया जाए। पुखराज तालाब कुआं भरने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। शहर के अंदर फ्लाईओवर का निर्माण कर अतिक्रमण से मुक्ति दिलाई जाए। साथ ही भीड़ भाड़ से लोगों के हितों को खत्म किया जाए।
पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य को वार्ड स्तर पर व्यवस्था किया जाए। मधुबनी शहर के तमाम वार्डों में नालियों व सड़कों की सफाई व तमाम वार्डों में महिला शौचालय की व्यवस्था करने की मांग रखी गई। हमारी मुख्य मांग ये है, वही साल में जो अभी बहुत अधिक टैक्स वृद्धि किया गया है, उस टैक्स वृद्धि को विलंब वापस लेना। हमारी दूसरी मांग ये है, जो मधुबनी के तमाम युवाओं का जो मुख्य मांग है, चीनी मिल चालू करो। इन नालों के साथ सक्रिय रैयाम लोड चीनी मिल चालू करने की हमारी जो मांगे हैं, उसको अविलंब पूरा करो। यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे जो माननीय नीतीश कुमार जी है, उसका भी घेराव 12 तारीख को किया जाएगा अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो। यह भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प के साथ आज भू माफिया जो कब्जा किया है शहर के अंदर में, उन भूमि माफिया के खिलाफ यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी को अविलंब एक्शन लेना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। जो पकड़ा तालाब है उसे अविलंब सुरक्षा किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री को हम लोगों ने बार बार आवेदन दिया, मजबूर होकर हमें धरना पर बैठना पड़ा और अपनी मांगों को की लड़ाई को लेकर के हम बिहार सरकार को घेरने का यह संकल्प लिए है। आज हमारे बीच में मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के एनसी कॉलेज परिसर में डॉक्टर स्वर्गीय नीलांबर चौधरी की 91वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उपस्थित वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। बेनीपट्टी मुख्यालय के कटैया रोड में संचालित डॉक्टर एनसी कॉलेज परिसर में पूर्व विधान पार्षद स्वर्गीय डॉक्टर नीलांबर चौधरी की 91वीं जयंती शुक्रवार को धूमधाम से मनाई गई। जयंती समारोह का उद्घाटन बिहार विधान परिषद के उपसभापति राम बच्चन राय, बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति संजय कुमार चौधरी, सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, नगर पंचायत बेनीपट्टी के मुख्य पार्षद मंजू देवी, उप मुख्य पार्षद दीप शिखा कुमारी सहित उपस्थित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व सभी आगत अतिथियों ने स्वर्गीय डॉक्टर चौधरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और समारोह स्थल के पास रखे तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रा स्वाति कुमारी के गोसाउनी गीत, अनन्य आर्य, कंचन कुमारी व सुभद्रा कुमारी के स्वागत गान से किया गया। इस दौरान उपसभापति प्रोफेसर राम बच्चन राय ने कहा कि मिथिला माता सीता की धरती है। उन्होंने अमेरिकी विद्वान स्पेंगलर की चर्चा करते हुए कहा कि मिश्रित सभ्यता व संस्कृति बहुमंजिला मकान के समान होता है। उन्होंने नीलांबर बाबू की स्मृति पर चर्चा करते हुए कहा कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ समय नीलांबर बाबू के कार्यकाल में गुजरने का भी उन्हें मौका मिला, जिसमें सदन के तौर तरीकों को उनसे सीखने का मौका मिला। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले हमारा राज्य व देश शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल हुआ करता था, लेकिन बाद के वर्षों में कतिपय कारणों से पिछड़ने लगा। बीते 20 वर्षों में यह फिर अव्वल की ओर अग्रसर है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य होने की भी बात कही। जोरदार सम्मानपूर्ण थपड़ी से ऐतिहासिक क्षण के क्रांतिकारी समर्थन हो जाए। प्रदान करे छै, अपन भावना को प्रकट रखै छै, मन पर मंदर छै। हमारे गीत नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ बनी रूबन जी तिलक पत्नी छथिन। तो हरे भरोसे
हुनकर केहन सोच रहा आज के मधुबनी नहीं सोचियो हमर सबके जो पीढ़ी के लोग छे और हमरा सबसे जो सीनियर लोग छे बहुत भाग्यशाली छे चूंकि 90 से 34 तक ई देश और दुनिया जैसे बदल ततेक 30,000 साल में नहीं बदल चलिए ततेक 30 वर्ष में बदल की रही बेनीपट्टी और वही बेनीपट्टी में यह शैक्षणिक संस्थान खोल कर और इस शैक्षणिक संस्थान से हजारों आदमी आज जीविका कमा रहलन है। टीचर होता, प्रोफेसर होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। शिक्षा कहने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है सो गर्व करता है। शिक्षा के क्षेत्र में वह महामानव हमरा सबके बीच में आल रहे। देखो महामानव के जयंती है तो हमरा सबके किछ विचार भी करो हम सब जाने छे दुनिया में जो सभ्यता संस्कृति है मान्यता है ओहिमे मानव के वो हार मांस के पुतला मानल गेलै और केवल खाओ पियो मौज करो कि संस्कृति के बढ़ावा देल। लेकिन हमर सबके जो संस्कृति है, हमर सबके जो सनातन वेद पुराण है वो बतबे है कि मानव के केवल पेट नहीं है, मानव के शरीर में बुद्धि भी है, मानव के शरीर में मन भी है, मानव के शरीर में आत्मा भी है। और इस चारों चीज के चार भूख है। जनाते आयुर्वेद में कहे कि कफ पित्त वायु में से कोई चीज बढ़ जाए आप बीमार हो जाए। मेडिकल साइंस भी कहे मेटाबॉलिज्म और की सब है जो बिगड़ जाए आप बीमार पड़ जाए। समाज में हमर पुरखा कहने रहते कि अर्थ धर्म काम मोक्ष जनाते चार चीज है शरीर में, जनाते चार भूख है अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन अखनी के समाज में काम पर काम माने जे समुच्चय है सद्गुण के सबके लोग ओकरा सेवा के रूप में बहनों की ओर से और मैं अपनी ओर से डॉक्टर नीलांबर चौधरी जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज 91 वर्ष उनका जयंती का हुआ है और मेरा सौभाग्य और इसके लिए हम लोग आदरणीय दिलीप चौधरी जी का आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पिछले बार भी इस कार्यक्रम में हमको आने का अवसर दिया और इस बार भी हम लोग को आने का अवसर मिला। अभी हम लोग अपने नेता राम बच्चन राय जी को भी हम लोग बता रहे थे कि हम लोग के पार्टी का एक रथ पटना से निकला है जो बिहार के विभिन्न जिला उपस्थित नहीं हो सकली उनका तरफ से क्षमा चाहे। हम स्वागत करै छियै अपन उपसभापति बिहार विधान परिषद प्रोफेसर डॉक्टर राम बच्चन राय जी के ये बहुत प्रखंड विद्वान है। हिंदू के लेखनी में उनका ये योगदान है अविस्मरणीय है। वो बहुत सौम्य विचार के और सदन के अंदर कोनो विशेष परिस्थिति एहन उत्पन्न होइ छै तो सभापतियों इस समय में जानमू सदस्य रही। आप याद करें, उनके द्वारा किए गए कार्य को याद करें और कोशिश करें कि उसको चरितार्थ करने में आप कितना सहयोग कर सकते हैं, वही करने का आज का समय है। नीलांबर बाबू से मैं व्यक्तिगत रूप से तो मिला नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो हमारे विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सीनेट और शिक्षक रहे हैं। इस धरती के वो विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति रहे हैं। इनकी सोशल एक्टिविटी बड़ी पड़ी है, इसलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है
कि उनके इस कॉलेज में जहां हम आए हैं, जो इंटर कॉलेज है, 1-2 टिप्स मैं दिलीप बाबू को दे दूं, जिससे बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरियागंज। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा
आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। और आइए डी न्यूज के इस आज की बुलेटिन के अंत में हम आपको दिखाते हैं कि मधुबनी नगर निगम की जनता आखिर कितनी जागरूक है। गौरतलब हो कि बीते दिनों नगर निगम के आम लोगों के द्वारा एक बैठक की गई थी। इस बैठक के आयोजनकर्ता प्रहलाद पूर्वे थे, जिन्होंने डी न्यूज के संवाददाताओं से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बेतहासा टैक्स की वृद्धि की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के द्वारा किए गए कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। इस मामले को लेकर उन्होंने बेबाकी से कई सवालों के जवाब दिए। आइए हम आपको दिखाते हैं यह सीधा साक्षात्कार। बहुत लोगों का कहना है कि प्रहलाद पूर्वे जी नगर निगम के बहाने जो है 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी बैकडोर से किसी और के लिए कर रहे हैं। उसको लेकर के मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, ना कि वो नगर निगम की समस्याओं को लेकर के है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? उस बयान को अगर हम कोड करें तो उसमें कहा गया है कि कुछ तथाकथित जो समाज सेवी लोग हैं वो निगम प्रशासन को, मेयर को, उप मेयर को बदनाम कर रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? प्रहलाद जी, सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि ये जो टैक्स को लेकर के एक शहर में जो चर्चाएं हो रही है कि होल्डिंग टैक्स, कमर्शियल टैक्स कहीं 33 गुना ज्यादा बढ़ाया गया है, कहीं 10% बढ़ाया गया है, इस पे आपका क्या विचार है? और बीते दिनों जो आपने बैठक की थी जिसमें नगर निगम की कुव्यवस्थाओं और उसका समाधान कैसे हो, इस पर वार्ता की गई थी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से बतौर एक नागरिक इस 18 महीने में नगर निगम को कितना काम कर लिया जाना चाहिए था जो उन्होंने अब तक नहीं किया है? नमस्कार, डे न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ है प्रहलाद पूर्वे और हमारी सहयोगी शारदा झा और नीतीश झा। आज हम लोग हैं समाज सेवी प्रहलाद पूर्वे के पास, जो नगर निगम की विभिन्न समस्याओं को लेकर के पिछले दिनों शहर के एक होटल में मीटिंग बुलाए थे। इस मीटिंग में तमाम शहर के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। इसमें तमाम वो नगर निगम के मुद्दे हैं जो चुनावी वादों के मुताबिक जो वायदे किए गए थे, उस वायदे पर अब तक नगर निगम के तरफ से ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है, ऐसा इनका कहना है प्रहलाद पूर्वे जी का। प्रहलाद पूर्वे जी जो है पिछले बार इस जो नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें इनकी पत्नी काजोल पूर्वे डिप्टी मेयर की उम्मीदवार थी, दुर्भाग्यवश चुनाव में सफल नहीं हो पाई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हमारी टीम जो है प्रहलाद पूर्वे जी से बात करेंगे हम लोग कि किन मुद्दों पर ये शहर के होटल में बैठक किए थे और जो तमाम मुद्दे हैं नगर निगम से जुड़े हुए शहर के लोगों की जो समस्याएं, चाहे वो कचरा का हो, नल जल का हो, जल जमाव का हो, आवास योजना का हो, चाहे वो सड़क बनाने का हो, चाहे वो टैक्स का हो, इन तमाम मुद्दों पर हम प्रहलाद पूर्वे जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखलाक भाई। जन्मदिन हमारी कल है, 1 जनवरी को है और बहुत अच्छा लगा कि आप हमें आज स्टूडियो के माध्यम से शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम पूरे नगरवासियों को, जिलावासियों को आने वाले नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें यह आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो आवाज है उस आवाज को 2025 में उस मुकाम तक जरूर पहुंचाने का कोशिश करेंगे। 25 में तो विधानसभा है, 27 में होगा निगम का चुनाव। विधानसभा चुनाव या नगर निगम का चुनाव, जब हम समाज सेवा के क्षेत्र में हैं तो आपसे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हो, चाहे विधानसभा के माध्यम से हो, लोकसभा के माध्यम से हो या नगर निगम के माध्यम से हो, अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे और उसके लिए जो जिम्मेदार पर्सन है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके पास ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपने कई बैठक जो आपकी हुई थी आपके तरफ से, उसमें कई गंभीर आरोप नगर निगम प्रशासन पर लगा, चाहे वो टैक्स का मामला हो, कचरे में 78 लाख रुपए पर मंथ शायद खर्च हो रहा है नगर निगम में, कचरे का उठाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, टचिंग ग्राउंड को लेकर के है, वेंडिंग जोन को लेकर के है, इन तमाम मुद्दों पर क्या राय है आपकी? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 में मधुबनी नगर परिषद से नगर निगम बना, नया बोर्ड का गठन हुआ। इससे पहले भी बोर्ड था, नगर परिषद का बोर्ड था, हमारी जो चेयरमैन थी वो उसके अध्यक्ष थे और
उस समय में 30 वार्ड हुआ करता था और 30 वार्ड में लगभग 30 लाख रुपए या 35 लाख रुपए का आवंटन हुआ करता था सफाई के लिए। आज 45 वार्ड है। वार्ड का दायरा क्या आप जानते ही हैं। आज 78 लाख रुपया सरकार की ओर से हम लोगों को नगर विकास विभाग की ओर से नगर निगम को मिलता है। जो पहले की स्थिति थी और जो आज की स्थिति है, आप तुलनात्मक देखेंगे तो इससे पहले नगर परिषद का ही क्षेत्र अच्छा रहा है सफाई के दृष्टिकोण से। आज 78 लाख मिलने के बावजूद भी लोग कूड़े और कचरे के ढेर पर मधुबनी खड़ा है। लेकिन नगर निगम के द्वारा तो ये दावे किए जा रहे हैं कि कचरे का उठाव हो रहा है सही ढंग से, टाइम टू टाइम जो है जो उसका समय निर्धारित किया गया है उस हिसाब से किया जा रहा है। देखिए, नगर निगम तो हर प्रकार का दावा करती है कि हमारा ये उठाव अच्छा है, हमारा ये सफाई बढ़िया है और हम हर प्रकार से स्वच्छता के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि आप जब नगर में भ्रमण करेंगे, नगर में जब आप भ्रमण करेंगे तो नगर में देखेंगे कि नाले का पानी सड़क पे है, कचरे के ढेर पे मधुबनी में लोग अपने घर को जब निकलते हैं और जब मार्केट जाते हैं और जब वो घर से लौट के आते हैं तो कचरे के ढेर को क्रॉस करके जाते हैं। क्या ये बहुत अच्छा आपको प्रमाण देखने को मिलेगा? अभी आज आप मोर्चा टोला चल जाइए, अंबेडकर कॉलोनी है, वार्ड नंबर 40 और 41 में चले जाइए। आप समिति के मेंबर है वहाँ के वार्ड पार्षद वहाँ के स्थायी समिति के मेंबर है, लेकिन उनकी आवाज इतनी बुलंद नहीं है कि नगर विकास विभाग या नगर निगम के आला अधिकारियों तक पहुंचा सके। कहीं ना कहीं उनके अंदर किसी प्रकार का खौफ है। उस खौफ के ध्यान में रखते हुए लोग आवाज अपनी उठा नहीं पाते हैं। और जो ढलाई सड़क है उस कॉलोनी में जाके देखेंगे, अंबेडकर नगर कॉलोनी में जाके देखेंगे या मोर्चा टोला में जाके देखेंगे तो वो ढलाई सड़क है। और ढलाई सड़क पे हम कहते हैं 2 फीट 1 फीट पानी जमा हुआ है और वहाँ गंदगी से वहाँ के लोग त्रस्त हैं। कई प्रकार की बीमारी वहाँ पे लोगों को महामारी फैलने का आशंका हमेशा रहता है। कीचड़ में बदला हुआ है सड़क, आप घर से ऐसे आराम से नहीं निकल सकते हैं। ये स्थिति है और ये स्थिति केवल 40-41 वार्ड की नहीं है। आप नगर में भ्रमण करेंगे 45 वार्ड और पुराना जो वार्ड है उसमें भी सही से सफाई नहीं हो पा रहा है। और नए जो परिसीमन में आए हैं, नए जो विस्तारित क्षेत्र में जो लोग आए हैं, जो वार्ड आए हैं, वहां तो सफाई नाम का चीज ही नहीं है। बिल्कुल अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं वहां के लोग, जो नए परिसीमन में नए क्षेत्र से लोग जो नगर निगम में आए हैं। डिप्टी मेयर आज के बैठक में बता रहे थे कि जिन क्षेत्रों को नहीं लेना था उनको भी ले लिया गया, जिसको लेकर के परेशानियां उत्पन्न हो रही है। देखिए, यह पैमाना तय करने का काम डिप्टी मेयर जो अभी वर्तमान में है उनका नहीं है। और उस क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए ना, जिस क्षेत्र की वो बात करते हैं, नए परिसीमन नए क्षेत्र की बात करते हैं, विस्तारित क्षेत्र की बात करते हैं। आप जहां जिस वार्ड में जहां आपका आवास है तिलक चौक, आप तिलक चौक तिलक जी के स्टेचू के सामने कूड़े का ढेर रहता है। वहां पे अगर अमनुल्लाह खान साहब के घर के सामने अगर जाना है हमको तो वो उस गंदगी में उस जल जमाव में क्रॉस करके हमको जाना पड़ता है, पैदल आप जा नहीं सकते हैं। ये स्थिति है। तो वो कल्पना अपने पहले जहां रहते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों को सफाई करने का प्रयास करें, तभी जाकर के आप अदर जगहों के बारे में बात करेंगे तो लोग आपके बात को गंभीरता से लेंगे। अन्यथा आपको लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आपकी बातों को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आप कहीं न कहीं अंतर्द्वेष के कारण से आप कुछ न कुछ बयान लोगों के प्रति आप दे रहे हैं। उस बयान को अगर हम कोड करें तो उसमें कहा गया है कि कुछ तथाकथित जो समाज सेवी लोग हैं वो निगम प्रशासन को, मेयर को, उप मेयर को बदनाम कर रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनके सोच पर निर्भर करता है कि आप किस व्यक्ति को किस लहजे में लेते हैं, किस हैसियत के हिसाब से आपको सोचते हैं। वो सस्ती लोकप्रियता के बारे में बात कर रहे थे, मैंने उनका वीडियो देखा है। सस्ती और महंगी जो चीजें होती है वो आप कैसे तय करते हैं, कैसे उसका मूल्यांकन करते हैं? आपके पास बहुत पर्याप्त धन है या आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं और आप अपनी सुविधाओं के हिसाब से अपना प्रचार प्रसार करते हैं तो आपकी महंगी लोकप्रियता है। लेकिन जो आदमी जमीन से लगा हुआ है, जो आदमी जमीन पे चल के अपना जो है सो एड़ी कहिए या चप्पल को खींच करके अपना जो पहचान अपनी ताकत बनाई है, उनको आप सस्ती लोकप्रियता कहते हैं। तो मुझे ये सस्ती लोकप्रियता मंजूर है, बशर्ते कि ऐसा हमको लोकप्रियता नहीं चाहिए जो तलवे चाट के बनाया गया हो या जूते चाट के बनाया गया हो। ऐसी लोकप्रियता मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो है
सो सस्ती लोकप्रियता मंजूर है, क्योंकि मुझे चप्पल खींच के बनाई गई लोकप्रियता मंजूर है। बहुत लोगों का कहना है कि प्रहलाद पूर्वे जी नगर निगम के बहाने जो है 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी बैक डोर से किसी और के लिए कर रहे हैं, उसको लेकर के मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, न कि वो नगर निगम की समस्याओं को लेकर के है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? चलिए, लोगों का काम है कहना, और लोगों को काम जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो हम उनको स्पष्ट कर देते हैं, हम न किसी भी व्यक्ति का या भी किसी भी दल का कोई प्रवक्ता तो हम नहीं है, और न उनके हम प्रतिनिधि हैं। नगर निगम की समस्या आप जब देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, वो खुद ही इस बात के लिए ललायित हैं कि हमको किसी भी दल से, वो चाहे ओवैसी की पार्टी हो या असुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या शहाबुद्दीन की पार्टी हो, कहीं से उनको टिकट मिल जाए और वो खुद चुनाव में आए, इस तरह की उनको लालसा रखते हैं। लेकिन हम एक बता देते हैं कि अभी जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अपने गांव मोहल्ला कहीं भी जानते होंगे, तो आप देखते होंगे कि जब भी शहनाई बजती है तो लोगों का ये समझ में आ जाता है कि अब जो शहनाई बज रही है ये वो सीजनल है, अब लगन का समय आ गया इसलिए शहनाई बज रही है। अगर आप अन्य दिनों में अगर शहनाई बजाते हैं तो लोग आपको अदरवाइज लेंगे कि भाई अब देखो बिना लगन का ये शहनाई बजा रहा है, ये औचित्य नहीं है। तो मेरा यही कहना है, अगर चुनाव का समय अगर 2025 है तो अपने जनप्रतिनिधियों को, जो हमारे जनप्रतिनिधि हमारी विधानसभा हमारे जिला से जुड़े हुए हैं या नगर से जुड़े हुए हैं, उनको ये कहना चाहते हैं कि देखिए कि नगर के लोग जिस प्रकार से मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं, उस सुविधाओं को आप हमेशा जो है सो आप मुहैया कराने का काम कीजिए, आप उसकी सुविधा को बहाल कीजिए, तभी लोग आपसे आसान्वित रहेंगे, आपसे लोग खुश रहेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि चुनावी वायदे और जो चुनाव जीतने के बाद जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए शहर के लिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है? देखिए, चुनावी वायदे तो हमारे 15 लाख के भी हुए थे। जनप्रतिनिधि लोग जो हैं वो इसीलिए करते हैं कि लोग उनके झांसे में आ जाए। लोग जल पे इनको वोट किया, लोग नल पे इनको वोट किया। लोग 15 लाख पर भी वोट किए थे। हाँ, तो 15 लाख के जो वादे किए थे वो तो सत्ता में आए ना, लेकिन दिए नहीं। उसका परिभाषा अलग अलग है, जो हुआ ना, तो दिए नहीं। तो सेम चीज यहां भी हो रहा है ना। आप उसको अगर मान लीजिए झांसा कहेंगे तो ये झांसा तो मधुबनी नगर निगम के लोगों को भी तो मिला। देश के साथ साथ क्या है, देश की तो बात मैं नहीं करूंगा, मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूं या मैं इतना बड़ा सोच रखने वाला नहीं हूं कि हम देश के दृष्टिकोण से बात करेंगे, लेकिन नगर निगम के दृष्टिकोण से बात करते हैं कि कहा गया था कि मेरे पहले कलम से स्टेडियम का निर्माण होगा। आप उसके लिए क्या लेटर लिखें, सार्वजनिक कीजिए समाज के बीच में। लोग जल से जूझ रहे हैं लेकिन उनको पेयजल की सुविधा नहीं है। आप पेयजल की व्यवस्था के लिए कितनी बार चिट्ठी लिखे नगर विकास विभाग को, सार्वजनिक कीजिए। लोग कूड़े के ढेर पर हैं, आप एजेंसी दर एजेंसी बदलते जा रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में और मूल संरचना में और मूल रूप से जो गंदगी है उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। आप करना चाहते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और, क्योंकि आपकी जो मनसा है ना वो सही नहीं है। जब आप अच्छी मनसा के साथ कहीं सेवा करेंगे तो ईश्वर आपको जरूर उसमें सफलता देंगे। आप अच्छी सोच के साथ आए थे, लेकिन पूरे समाज में गंदगी फैला कर आप रखे हुए हैं पूरे समाज में। तमाम वायदों और दावों के बीच मधुबनी नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ था, लेकिन वापस से चुनावी सरगर्मी ऐसा लग रहा है कि मधुबनी शहर में साफ सफाई और टैक्स को लेकर के तेज हो गई है। नगर के लोग जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ रहे हैं। अब सवालों का जो सिलसिला है आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी शारदा झा। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और इस इंटरव्यू के सिलसिले को हमारी सहयोगी शारदा झा आगे बढ़ाएंगे। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स।
इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा और हमारे साथ मौजूद है शहर के जाने माने प्रहलाद पूर्वे जी, जिनसे हम यह ले रहे हैं सीधा साक्षात्कार। मैं सर सीधा मुद्दा पे आना चाहूंगी। नगर निगम के कार्यकाल को 18 महीने हो चुके हैं और बीते दिनों जो आपने बैठक की थी जिसमें नगर निगम की कुव्यवस्थाओं और उसका समाधान कैसे हो, इस पर वार्ता की गई थी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से बतौर एक नागरिक इस 18 महीने में नगर निगम को कितना काम कर लिया जाना चाहिए था जो उन्होंने अब तक नहीं किया है। शारदा जी, आपको कहना चाहते हो आपके चैनल के माध्यम से कि नगर निगम को सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित करनी चाहिए थी। आप देखेंगे कि रेडीमेड गारमेंट्स का जब भी कोई बिजनेस होता है तो ठंडे का कपड़ा जो होता है वो गर्मी में बनता है और गर्मी का जो कपड़ा होता है वो सर्दी में बनता है। ठीक उसी प्रकार से अगर बरसात का कोई सीजन आने वाला है तो बरसात से पूर्व उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। जब मान लीजिए बरसात आता है, जल जमा होता है, तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर के जाते हैं और थोड़ा बहुत खानापूर्ति करके बिल बना करके और फिर इस काम को ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। तो नगर निगम का ये भी कहना है कि उनके पास चूंकि संसाधन की कमी है और अभी अभी यह नगर परिषद से नगर निगम बना है तो वह तुरंत इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हैं और इस वजह से जो है वो काम का जो गति है, वो कार्य की गति थोड़ी धीमी होती जा रही है। देखिए, नगर निगम अपने तरफ से जो भी सफाई दे ले, पहले तो नगर निगम को ये बताना चाहिए कि हमारे पास ये संसाधन है, उसका एक लिस्ट नगर
निगम के गेट पे होना चाहिए, ताकि आम लोगों को भी यह पता चले कि नगर निगम के पास ये संसाधन है। और आम लोग कैसे समझेगा कि आपके पास संसाधन नहीं है? जब आप टैक्स लेने की बात करते हैं तो आप पटना से भी ज्यादा टैक्स लेते हैं। सुविधा देने की बात होती है तो आप रोना रोते हैं कि मेरे पास कोई संसाधन ही नहीं है। तो पहले आप संसाधन को बढ़ाइए, फिर आप टैक्स पर विचार कीजिए, क्योंकि आप जिस हिसाब से टैक्स लेंगे समाज आपको उसी नजर से अपने तरफ जो है सो रिटर्न चाहेगी कि मुझे टैक्स के एवज में हमको यह सुविधा चाहिए। आप जस्ट एग्जांपल शो करता हूं मैं आपको कि आप कहीं चाय पीते हैं, फुटपाथ पे कहीं चाय पीते हैं, रोड पे कहीं चाय पीते हैं, तो उसकी कीमत क्या होती है? 10 रुपए होती है। बिल्कुल। आप उसी चाय को किसी चाय दलाल में पीते हैं या कुल्हड़ चुस्की में जाके पीते, तो वो कितना कीमत का होता है? 25 रुपए का है। तो फिर 10 रुपए से 25 रुपए का अंतर क्या होता है? 10 रुपए से 25 रुपए का अंतर यह होता है कि उसमें मैन पावर लगता है, दो आपके पास आके वो सर्व करता है, आपको वो टेबल देता है, आपको वो कुर्सी देता है। तो 10 का 20 देने में आपको कोई परेशानी वहां नहीं होती है। आप यही चाय मधुबनी के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके पिएंगे, उसी चाय की कीमत आपको क्या होती है? 50 रुपए होती है। क्यों 50 रुपए देने में आपको हिचक नहीं होती है? आप एज इट इज इसको दे देते हैं, क्योंकि आपको वहां सोफा बैठने को मिलता है, वेटर आके आपको पानी सर्व करता है, प्लेट और कप में आपको चाय देता है, एसी में बैठाता है। तो वो सुविधा के आधार पर आप उसको 50 रुपए दे देते हैं और बेहिचक आप दे देते हैं, कभी दिक्कत नहीं करते हैं। लेकिन ठीक वही चाय आप ताज में जाके पिएंगे पटना में तो 400 रुपए का आएगा। तो क्यों आता है 400 रुपए का? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस हिसाब से बनाया गया है कि सारा कॉस्ट उसी चाय पर आता है। बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि आप सुविधा दे रहे हैं मधुबनी के हिसाब से और टैक्स ले रहे हैं आप इंदौर के हिसाब से। तो मेरा यही कहना है कि आप अपनी सुविधा को बढ़ाइए और टैक्स में इजाफा कीजिए, लोग आपको हंस के टैक्स देंगे। लेकिन मधुबनी का यह दुर्दशा है कि मधुबनी में कोई भी संभ्रांत लोग सही तरीका से पैदल सड़क पे नहीं चल सकता है। नगर निगम जो तो कहती है कि सड़कों को इतना व्यवस्थित किया जा रहा है और अभी ही नगर निगम ने 4 जगह मुख्य द्वार बनाए हैं। जो लोग मधुबनी में आएंगे उन्हें पता चलेगा कि वो मधुबनी की तरफ आ रहे हैं और मधुबनी में उनका इस प्रकार से स्वागत किया जाएगा। मधुबनी को हृदयस्थली कहा जाता है मिथिला का। तो नगर निगम ने इसके लिए 4 जो मुख्य द्वार है वो तैयार करवाए हैं। तो क्या ये मधुबनी के विकास में सहयोगी नहीं है? देखिए, किसी भी निगम में या किसी भी जिला में या किसी भी शहर में आप बोर्ड वेलकम बना दीजिए, आप वेलकम गेट बना दीजिए और आप उस वेलकम गेट के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वहां आपको बदबू समझ में आता है, वहां आपको अव्यवस्था समझ में आता है, गंदगी समझ में आता है। आप वेलकम गेट जहां बनाए हैं, आप वहां सड़क पे चलेंगे तो आपको सड़क पे जो है मिट्टी जमा मिलेगा और उस पर जो गाड़ियां चलती है उसमें धूल उड़ता है। लोग प्रवेश के साथ ही आपको वहां पे आपकी निंदा होती है, वहां पे इस शहर की निंदा होती है। हमारे जानने वाले, हमारे परिचित के लोग या मधुबनी से जो भी बाहर के लोग आपके यहाँ आप आशान्वित होकर आते हैं शहर में कि निगम बना तो स्वच्छ होगा मधुबनी, तो वो इस तरह से मिलता नहीं है उन्हें। निगम ये भी दावा करती है और सड़कों पर कई जगह देखने को भी मिलता है कि जो कचरा को लेकर निगम ने कचरा पेटी जगह जगह रखवाए हैं और निगम कहती है कि प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए या पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वह कचरा प्रबंधन का काम कर रही है। कचरा पेटी जगह जगह रखवाए गए हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं निगम के विकास में एक सहयोगी कदम ही है। जी, आप कह सकती हैं कि कचरा पेटी रखा गया है और कहीं कहीं दिखने को भी मिलता है कचरा पेटी, लेकिन आप देखेंगे ना कि आपको कोई बर्तन में 1 लीटर पानी रखने का आपको मिला कि 1 लीटर इसमें पानी रखने के लिए और उसमें 10 लीटर पानी डाला जाएगा, तो वो पानी फिर कहाँ आएगा? उस डब्बे से बाहर आएगा। बिल्कुल। कचरा का डब्बा आप जिस प्रकार से रखते हैं उसके कैपेसिटी से 10 गुना ज्यादा कचरा उस पर डाला जाता है, तो स्वाभाविक है वो कचरा आपको रोड पे आएगा। आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगी, उससे जीव जंतु उसको खाता है, पीता है या खींच खींच के रोड पे ला के रखता है। तो इस प्रकार का कोई क्या प्रबंधन है आपका? आप कैपेसिटी के हिसाब से, आप जगह के हिसाब से उसको आप डब्बा, कचरा के डब्बा को रखिए और आपको उसका अच्छा सब रिजल्ट मिलेगा। तो आप बेधड़क ये कह सकते हैं कि नगर निगम ने अब तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो विकास के लिए सहयोगी हो? ये मैं ही नहीं कहता हूं,
ये पूरा शहर कहता है। और मैं बताता हूँ, ये हम जो मीटिंग किए थे 2 दिन पहले, तो मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था किसी व्यक्ति को टारगेट करना और किसी दल को टारगेट करना। मेरा मकसद है सुधार होना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो बैठक किए थे वो कोई हंगामा नहीं है इस प्रकार का, और उस प्रकार का कोई हंगामा करना मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा करना, खड़ा करना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था ये कि सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, पर हो कहीं भी आग लेकिन चिराग जलनी चाहिए। बहुत खूब, और ये तो बहुत जरूरी बात है जो एक तरह से पूरी जनता की आवाज है सामने। इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ब्रेक उस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नीतीश झा। हमारे साथ बने हुए हैं प्रहलाद पूर्वे। बीते दिनों नगर निगम में एक बैठक होती है और मधुबनी के सभी गण्यमान्य लोगों की मौजूदगी उस बैठक में देखी जाती है, और उसका एक ही टाइटल था, एक ही नारा था कि समस्या क्या है, उसका निजात कैसे मिले। इसके सूत्रधार प्रहलाद पूर्वे ही माने गए। इन्हीं की अगुवाई में वो बैठकें हुई, और मेरी जानकारी जहां तक है, नगर निगम में ऐसी पहली बैठक हुई थी जो किसी आम जनमानस के द्वारा की गई थी। इससे पहले हमारे सहयोगी अखलाक सिद्दीकी और शारदा झा के सवालों का बेबाकी से प्रहलाद पूर्वे जी ने जवाब दिया। प्रहलाद जी, सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि ये जो टैक्स को लेकर के एक शहर में जो चर्चाएं हो रही है कि होल्डिंग टैक्स, कमर्शियल टैक्स कहीं 33 गुना ज्यादा बढ़ाया गया है, कहीं 10% बढ़ाया गया है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, टैक्स को लेकर के मैं पहले भी शारदा जी के सवाल के जवाब में मैं दे चुका हूं कि आप टैक्स बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। टैक्स बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे शहर का विकास होगा तो उसको जरूरतें ज़्यादा पड़ेगी, और जरूरत ज़्यादा पड़ेगी तो उसके लिए ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे, उसके लिए ज़्यादा टैक्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि टैक्स आप बढ़ाइए, लेकिन टैक्स के साथ साथ सुविधा भी बढ़ाइए। आप टैक्स लेने में हीरो बनते हैं और आप संसाधन देने में जीरो बनते हैं। तो टैक्स बढ़ाइए, संसाधन बढ़ाइए, दोनों साथ साथ चलेगा। ये नहीं कि आप टैक्स बढ़ा दिए और संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं। तो ऐसे में लोगों को नाराजगी, स्वाभाविक है कि नाराजगी होगी ही। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था नगर निगम में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर साहब थे, डिप्टी मेयर साहब थे और नगर आयुक्त साहब थे। एक सवाल आया, तो सवाल में शायद डिप्टी मेयर साहब ने ही जवाब दिया कि आज से 25-30 साल पहले जो रेट था और अभी वो रेट नहीं है, यानी कि महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई बढ़ी है, ये तो सही बात है, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं लोगों को मिल रही है। तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अभी समय लगेगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं कि आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, मीडिया के सारे बंधुओं को जो बुलाया गया था वहां पे, तो सिर्फ मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब या नगर आयुक्त साहब नहीं थे। सारे वार्ड कमिश्नर लोगों को, वार्ड पार्षद लोगों को, निगम पार्षद लोगों को बुलाया गया था। इसके साथ साथ वहां कुछ समाज सेवी लोग भी थे जो मौजूद थे। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो 25 साल पहले मधुबनी था, क्या 2 साल में आपने यहां के मूलभूत संरचना में क्या परिवर्तन करके दिखाएं? उन सारे आलाधिकारियों को, नगर निगम के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि, उन सभी लोगों से मेरा सवाल है कि आपने ऐसा कौन सा 2 साल में परिवर्तन या 1.5 साल में आपने परिवर्तन करके मधुबनी नगर निगम को दे दिया है कि आप टैक्स में 33% गुना या 33 गुना ज्यादा जो आप कह रहे हैं उसकी वृद्धि हुई है? ऐसा कौन सा काम आप करके दिए हैं शहर में? नगर परिषद से नगर निगम में आए हुए हमको 1.5 साल हुए हैं।
वार्ड 1 से लेकर के वार्ड 44 तक जब हम सड़क पे उतरते हैं तो हमें प्रायः देखने को मिलता है कि शहर में जो नाला है, अब भले भी उस पे नगर निगम की जो प्रशासन है वो पल्ला झाड़ ले कि नाला कहीं और बना हुआ था, किसी और के कार्यकाल में बना हुआ था, लेकिन सड़क से नाले की जो ऊंचाई है वो काफी ऊंची है। और नगर निगम का जो भी विस्तारित क्षेत्र हो या जो पहले वार्ड 1 से वार्ड 30 की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे पॉश इलाके हैं जिसमें दिन भर ठंड के मौसम में, अभी बीएन झा कॉलोनी में हमारे ऑफिस के सामने में ठंड के मौसम में पानी जल जमाव वहां पे लगा रहता था। तो आपको नहीं लगता है कि जिस स्तर से अगर इन लोगों को एक्टिव होना चाहिए उसमें ये लोग एक्टिव नहीं हो रही हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए कि आप जिस वायदे के साथ नगर निगम में कुर्सी आपको मिली थी, जिस सम्मान के साथ आप लोगों को कुर्सी पर बिठाया गया था, यही सोच के लोगों ने आपको बिठाया गया था कि अभी हमारे शहर में जो समस्या है उसको निदान करने के लिए ये लोग ज्यादा सक्षम हैं। लेकिन आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए पिछले रिकॉर्ड को आप आगे ला रहे हैं। आखिर उसी चीज को सुधार करने के लिए आपको जनता ने चुनी थी, आउटसोर्सिंग एजेंसी। और एक बात, दूसरी बात, आप बीएन झा कॉलोनी की बात किए हैं। बीएन झा कॉलोनी के लोग भी हमारे चैनल को और हमको सुन रहे होंगे। बीएन झा कॉलोनी के लोग हमें बताए कि आज से जो 25 साल या 10 साल या 5 साल पहले जो बीएन झा कॉलोनी में आधारभूत संरचना थी वहां की, या वहां पर जो असुविधाएं थी, क्या उस असुविधा में क्या परिवर्तन आ गया? वहां पे वहां के जनमानस में ऐसा कौन सा परिवर्तन ला करके कर दिए हैं कि वहां का लोग आपको 1000 रुपया के टैक्सेशन के बदला में 10,000 रुपया दे? ऐसा कौन सा संरचना में आप परिवर्तन लाए हैं? आप बता सकते हैं? बीएन झा कॉलोनी के हम सम्मानित सभी जनता मालिक से अपील करते हैं कि आप सवाल कीजिए कि बीएन झा कॉलोनी में ऐसा कौन सा आप परिवर्तन ला करके दिए हैं कि आपको यहां 1000 के बदला में 10,000 टैक्स दे। आउटसोर्सिंग एजेंसी की जब बात होती है, अगर मैं सही हूं तो शायद 78 लाख रुपए पे करार किया गया है, यानी कि उस एजेंसी को नगर निगम के द्वारा प्रति माह या वो जो टेंडर हुआ है उसमें उन्हें मिल रहा है। तो आपको लगता है ये जो 78 लाख है, अगर मैं सही हूं तो ये आंकड़ा अगर सही है तो, और ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो काम कर रही है उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, 78 लाख का रकम एक नगर निगम 45 वार्ड के लिए बहुत ज्यादा होता है, कम तो होता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 78 लाख में आप कितने लाख का काम आप नगर निगम में कर पाते हैं? अगर सही मायने में ईमानदारी से उस पर काम किया जाए तो मैं कहता हूं कि इस पूरा शहर रात दिन तो छोड़िए, रात में भी रोशनी में जगमग करता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्कूल का टाइम होता है, सूर्य स्कूल ग्राउंड के सामने, सूर्य स्कूल के सामने में आप कचरे का अंबार लगा देते हैं। बच्चे पढ़ने जाते हैं, मुंह ढक के जाते हैं, बड़ी परेशानी से लोग जाते आते हैं। वहां पे बैंक भी है, बहुत सारे लोगों का आना जाना भी है, आम जनता भी वहां पे आती है। तो ये प्रबंधन आपको रात्रि में करना चाहिए था। आपने शुरू में झलक दिखलाया वैसे कि रात में झाड़ू लगता है, रात में कचरा का उठाव होता है, लेकिन आए दिन देखिए आपका वो सारा सिस्टम बंद है। कहीं ना कहीं चंद सिक्कों के चक्कर में मधुबनी पिस रहा है। चंद सिक्कों के खातिर मधुबनी के लोगों को असुविधाएं मुहैया हो रही है, जिस कारण से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उस चंद सिक्कों को लोगों को कम से कम परहेज करना पड़ेगा, तब जाके मधुबनी स्वच्छ और सुंदर बन पाएगा। अच्छा, कुछ शहर के जो लोग हैं उनकी भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है। आप कचरा की बात आती है, नहीं, बिल्कुल नीतीश जी, आपने सही सवाल किया कि लोगों का अपना नैतिक जिम्मेवारी भी होता है। तो नैतिक जिम्मेवारी सबसे पहले अधिकार और कर्तव्य की बात आप की है। अधिकार और कर्तव्य में अनुनाश्रय का संबंध होता है। आप जहां अधिकार दावा करते कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये अधिकार है, तो वहां आपको कर्तव्य करके भी दिखाना पड़ेगा। आप आज नगर आयुक्त साहब ने बोला कि शहर के लोगों की भी जिम्मेवारी है, तो मैं कहता हूं सबसे पहले आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप मधुबनी के सड़कों पर यह बताएं कि ये नो पार्किंग जोन है, नो एंट्री जोन है। इस जगह पर पार्किंग करने से आपको इतना जुर्माना लगेगा। इस जगह से अगर आप प्रवेश करते हैं नो एंट्री जोन में तो आपको जुर्माना लगेगा। आप मधुबनी में एक भी जगह आप हमें विजुअल साइट दिखाइए, विजुअल बैनर दिखाइए जहां से लोग देख सकता है कि इस रास्ते से चलना चाहिए, इस रास्ते से एंट्री है, इस रास्ते से एग्जिट है। ऐसा कोई आपको कहीं बैनर नगर निगम के माध्यम से दिखाई दिया? पार्किंग कहां करनी है, ऐसा कुछ दिखाई दिया आपको क्या? तो लोग का भी कर्तव्य है, अगर इस तरह का कोई दिखे तो उसका पालन होना चाहिए।
और लोग को मैं अपील करता हूं कि आप भी नगर निगम को इसमें मदद कीजिए और क्या कहते हैं कि पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। लेकिन देखिए आज लोग शहर में, जैसे अभी आप कुछ दिन पहले देखे होइएगा कि पर्व त्योहार का समय था, लोग बाहर से, जब भी कामदार लोग हैं जो बाहर से काम करके मधुबनी में छठ पूजा करने, दीपावली पूजा करने के लिए आए, उनको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ गाड़ी पार्क करनी है, कहाँ गाड़ी स्टैंड करनी है, कहाँ मार्केटिंग करनी है। अगर बड़ा बाजार में मार्केटिंग करनी है तो हमको पार्किंग कहाँ करनी है, गिलेशन में मार्केटिंग करनी है तो पार्किंग कहाँ करनी है, स्टेशन पर हमको मान लीजिए मार्केटिंग करनी है तो पार्किंग कहाँ करनी है, कुछ भी पता नहीं है। और वो लोग अननोन लोग आए शहर में, उनकी गाड़ी जहां तहां पड़ी हुई थी, आप उसका उठा करके गाड़ी पर लाद करके ले जाते हैं, उसको जुर्माना ठोक देते हैं। मैं बताता हूं कि आप मधुबनी शहर के व्यापारियों का गला दबा रहे हैं। अगर जो व्यापारी जो व्यक्ति मधुबनी शहर से बाहर मार्केटिंग करने के लिए मधुबनी आएगा और उसकी गाड़ी को आप उठा कर ले जाएंगे और उसको जुर्माना ठोकेंगे, तो मधुबनी में वो मार्केटिंग करने के लिए वो आएगा व्यक्ति कभी भी आपके पास नहीं आएगा। और आपको टैक्स चाहिए, इसी मधुबनी से चाहिए। मधुबनी के लोगों का ही आपको सुविधा देना चाहिए, तो आपको असुविधा दे दी है। लोग एजुकेट नहीं है किस रास्ते से हमको प्रवेश करना है, किस रास्ते से निकलना है, कहां गाड़ी पार्किंग करनी है और कहां गाड़ी में पार्किंग नहीं करनी है। ये लोग एजुकेट ही नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपने एजुकेशन दिया ही नहीं उनको, कहीं आपका बोर्ड ही नहीं है कहीं पे। शहर के लोगों के साथ आपकी अगुवाई में जो बैठक हुई थी, वो बैठक का सिलसिला जारी रहेगा या रुका रहेगा? आप कब तक आप लोग उस बैठक को मतलब एक्टिवेट मोड पे रखेंगे? देखिए, ये तो मात्र एक शुरुआत थी। लोगों का व्यू लेने के लिए हम लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया था। शहर के सभी गणमान्य लोगों के बीच में अपनी बात को रखने का, एक दूसरे की बात को सुनने का मौका मिला। जो लोगों के अंदर की बात थी, जो नगर निगम के प्रति लोगों की नाराजगी थी, उस नाराजगी को उस प्लेटफॉर्म पर रखा गया और यह एक शुरुआत है मात्र। एक बहुत जल्दी इसकी एक कमेटी बनेगी और इस कमेटी के माध्यम से जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको एक ज्ञापन दिया जाएगा, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा। उस ज्ञापन के आलोक में अगर वो हमारी बात को पहल नहीं करते हैं और हमारे इस बात को सुनवाई नहीं करते, उस पर काम नहीं करते हैं, तो फिर आंदोलन का वो रूप लिया जाएगा। और मैं बता देता हूं, 1 से 45 वार्ड तक मैं हर वार्ड में जाके लोगों को ये बताने का काम करूंगा कि आप अपने अधिकार और कर्तव्य को समझिए और नगर निगम में जो भी असमानताएं हैं, अनियमितताएं हैं या जो नगर निगम आपको सुविधा के नाम पे दोहन और शोषण कर रही है, उसका कम से कम बैंड बजाने का काम करेंगे हम लोग। ये तमाम वो सवाल इनसे पूछे गए जिन पे आज नगर निगम में विस्तार से चर्चा हुई और देखना तो ये होगा कि नगर आयुक्त साहब हर एक सवाल का जवाब अपने माध्यम से उन्होंने दिया था। शहर के वार्ड पार्षद की मौजूदगी थी, क्योंकि इनकी अगुवाई में वो बैठक हुई थी और बैठक के बाद नगर निगम की जो टीम थी उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो कहीं ना कहीं से भी सवाल करना चाहिए था जो डेन की टीम ने किया। हमारे रिपोर्टर अखलाक से। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।